हाँ बच्चों, देखो कल हम लोगों ने ब्रिटिश ब्रिज पढ़ लिया था और आज ब्रिटिश ब्रिज मैंने बताया था कि एक कॉन्सेप्ट है, कोई एपरेटस नहीं मिलता मार्केट में। कैसा होता है ब्रिटिश ब्रिज? ऐसा होता है चार रेजिस्टेंस का एक स्ट्रक्चर, चार रेजिस्टेंस का एक स्ट्रक्चर, सारे पॉइंट फिक्स है। ये पॉइंट जो होता है ये होता है, ये पॉइंट बी होता है, ये पॉइंट सी होता है और जो वाला जो पॉइंट है ये डी होता है। और इनके बीच में एक गैलोमीटर लगाया जाता है। गैलोमीटर का रेजिस्टेंस हम लोग जी मान लेते हैं। गैलोमीटर में रेजिस्टेंस जी होता है और यहाँ पर एक स्विच लगा रहता है जिससे हम लोग ऑन ऑफ करके पता करते हैं कि गैलोमीटर में करंट बह रही है नहीं बह रही है। इसको हम लोग K2 बोलते हैं। यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं R, नॉन रेजिस्टेंस होता है। यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा रहता है P, ये भी नॉन होता है लेकिन रेशियो रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा रहता है Q और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा रहता है X, है ना। ऐसा स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग ब्रिटिश ब्रिज कहते हैं। अब ए और सी के बीच में हमेशा क्या रखा होती है? बैटरी। एक बैटरी रखी है, यहाँ पर एक स्विच लगता है, एक स्विच है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है ये ब्रिटिश ब्रिज, जिसे WHB और इसको क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं और बैलेंस करने के बाद ये फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग P/Q = R/10। ऊपर के दोनों का रेशो इक्वल टू नीचे के दोनों रेजिस्टेंस का रेशो। ये स्विच में ऑन रहता है, दिस स्विच इज K1 एंड दिस इज बैटरी और V वोल्ट, और ये जो है ये स्विच में ऑन रहता है। तो ये कहानी है, ये ब्रिटिश ब्रिज है। अब ये तो एक कॉन्सेप्ट था। ब्रिटिश ब्रिज नॉट एन एपरेटस, इट इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। एपरेटस यही एक कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक एपरेटस हमारे कोर्स में, उसको बोलते हैं हम लोग मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आज मीटर ब्रिज। इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड वायर ब्रिज। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज। ये किस पे बेस्ड है? ये ब्रिटिश ब्रिज पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिटिश ब्रिज, बेस्ड ऑन concept of British Bridge। तो अपन का कनेक्शन भी ऐसे कैसे करेंगे? अच्छा, ये काम में क्या आता है? ये काम में आता है, ये रेजिस्टेंस निकालने के काम में आता है। जैसे किसी वायर का रेजिस्टेंस निकालना है, भाई यहाँ से ये S अननोन रेजिस्टेंस होता है, तो S का फॉर्मूला क्या रहता है? S का फॉर्मूला रहता है Q/V मल्टीप्लाइड बाय R। ये Q और V हमें इनडायरेक्ट मेथड से पता होते हैं, R हम लोग हमारे हाथ से अप्लाई करते हैं, यहाँ लगा रहता है। ये नॉन रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालते हैं हम लोग, तो इससे हम लोग अननोन रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं। तो ये ब्रिटिश ब्रिज जो है ये प्रैक्टिकल एपरेटस है जो अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के काम में आता है। तो ये क्या है? ब्रिटिश ब्रिज में बेस्ड है और इसका यूज क्या है? यूज है टू फाइंड अननोन रेजिस्टर, unknown resistance of a resistor। एक रेजिस्टर का एक कोई भी अननोन रेजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस निकालने के काम में आता है। कोई भी वायर है, ठीक है ना, उसका हम लोग रेजिस्टेंस इससे निकाल सकते हैं। अच्छा, ये होता क्या है? देखो उसका नाम मीटर की स्टोर हुआ है, क्योंकि इसके अंदर 1 मीटर का एक वायर होता है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर का एक वायर होता है और ब्रिटिश ब्रिज में बेस्ड है, इसलिए इसका नाम मीटर ब्रिज रखा हुआ है। या फिर स्लाइड वायर ब्रिज को कहते हैं क्योंकि इसको अंदर 1 मीटर का वायर होता है, तो वायर 1 मीटर के वायर को नाम दे दिया वायर। और उसके ऊपर एक जो की है, एक जोकी जो है वो स्लाइड करती हुई चलती है पूरी लेंथ पर। वो जो 1 मीटर की लेंथ होती है उसके ऊपर एक जो है वो स्लाइड करती हुई चलती है इसके ऊपर, तो इसलिए इसको स्लाइड वायर भी कहते हैं। और ये जो वायर होता है इन दिस एपरेटस इन मीटर ब्रिज we use a wire of 1 meter length एक मीटर लेंथ के वायर का यूज करते हैं, जो कि किसका बना होता है? मेड अप ऑफ यूरेका
मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन, या तो यूरिका का बना होता है, या मैग्नीन का बना होता है, या फिर किसका बना होता है, कॉन्स्टेंटन का बना होता है। ये तीनों ही अलॉय है, ये तीनों ही अलॉय है, यूरिका, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन। इन्हीं का ही क्यों लेते हैं वायर काम में? इनका इसलिए लेते हैं क्योंकि इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट वो होता है, कोफिशिएंट जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है अल्फा, इनका अल्फा नेग्लिजिबल होता है, बिकॉज अल्फा इज नेग्लिजिबल, बिकॉज अल्फा इज नेग्लिजिबल। अल्फा मैंने आप लोगों को रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे इफेक्ट पढ़ाया था, तब समझाया था। तो अल्फा इनका जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो उससे फायदा क्या मिलता है? उससे फायदा ये मिलता है कि अगर वायर का टेम्परेचर भी बढ़ जाए तो उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। अगर वायर का टेम्परेचर भी बढ़ जाए तो उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। और इस वजह से प्रैक्टिकल किसी भी मौसम में किया जाए, चाहे ठंड में प्रैक्टिकल किया जाए, गर्मी में प्रैक्टिकल किया जाए, बच्चों की रीडिंग जो है वो एक जैसी आती है। तो इसका जो टेम्परेचर में इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं आता वायर के रेजिस्टेंस पे, मतलब मिनिमम इफेक्ट आता है। मिनिमम इफेक्ट या नेग्लिजिबल इफेक्ट नहीं आता, नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल effect of temperature on the resistance of fire, resistance of uric wire made up of यूरेका, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये काम में लेते हैं। कई बार ये वाइवा के अंदर पूछ लेते हैं, अगर मान लो आपके मीटर बिल आया है प्रैक्टिकल में और आप मीटर बिल का प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो कई बार जो एक्सटर्नल आता है वो वाइवा में पूछ लेता है कि भैया इसके अंदर ये वायर किसका बना हुआ है, ये जो 1 मीटर का वायर है, तो आप बोलोगे साहब या तो यूरेका का बना हुआ है, या मैग्नीन का बना हुआ है, या कॉन्स्टेंटन का बना हुआ है ना। अब वो ये पूछेगा कि कॉपर का क्यों नहीं दिया आपने, कॉपर का क्यों नहीं दिया, यूरेका, मैग्नीन और कॉन्स्टेंट का ही क्यों दिया है? तो आप बोलोगे सर कॉपर जो है वो प्योर कंडक्टर है, और कंडक्टर के अंदर एल्फा की वैल्यू जो होती है वो नेग्लिजिबल नहीं होती, हाई होती है। इसलिए कॉपर अगर उसके अंदर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, कॉपर का जो रेजिस्टेंस होता है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, टेम्परेचर घटाने पर रेजिस्टेंस घट जाता है। देखिए जो यूरेका, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन है, इनका एल्फा नेग्लिजिबल होता है, और एल्फा नेग्लिजिबल होने की वजह से इनके रेजिस्टेंस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। टेम्परेचर का पड़ता तो है लेकिन नेग्लिजिबल पड़ता है। इसलिए हम लोग ये काम में देते हैं। तो ये इसकी थ्योरी हुई। अब हम लोग देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है और इसकी वर्किंग कैसे, और कैसे हम लोग इसका नॉन रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो उसका सर्किट बनाएंगे पूरा का पूरा। होता कैसा है ये, वो मैं डायग्राम बनाता हूँ, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं ही डाल लेता हूँ पेन में।
देखो आगे बढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। अब देखो इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, कैसा दिखता है, ये अगर आप उसको लैब में देखोगे, अभी लैब वैब तो खुली नहीं है, उसको तो जाने कहोगे तो इसका डायग्राम जरूर देख लेना यूट्यूब पे या गूगल पे देख लेना। देखो एक ऐसा एम्बेडेड होता है, एक वुडन प्लैंक होता है, लकड़ी का फंटा होता है, जैसे टेबल टॉप होता है, दूसरे से टेबल टॉप की तरह एक टेबल लकड़ी का एक प्लैंक होता है, एक फंटा होता है लकड़ी का, करीबन 1 फुट से थोड़ा सा बड़ा, इस तरह से एक लकड़ी का एक प्लैंक टाइप का होता है। जैसे इसमें बोर्ड को मैं इतना काट लूं, पहले मैं इतना मान लो इतना होता है, इतना काट लूं, एक नीचे नीचे का काट लूं, इतना एक लकड़ी का प्लैंक बना हुआ होता है ना, जैसे आपका टेबल टॉप होता है, जिस टेबल पे आप बैठते हो स्कूल वगैरह के अंदर कोचिंग में, तो इतना इतना नीचे नीचे काट दो तो इसके ऊपर होता है सारा कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर एक इन्वर्टेड एल शेप का एक कॉपर का स्टील की प्लेट लगी होती है, इन्वर्टेड एल शेप की प्लेट होती है, ये देखिए यहाँ पे स्क्रू होता है, इसके बोल्ट होता है, यहाँ पे भी स्क्रू होता है, इस स्क्रू को हम लोग खोल सकते हैं और खोल के कोई भी वायर वगैरह कनेक्ट कर देते हैं, वापस इसको हम लोग कस देते हैं खोल के। और यहाँ पर इको इको प्लेट होती है, प्रेजेंटा होती है, इसके ऊपर 3 बोल्ट होते हैं, एक इधर होता है, एक इधर होता है, एक इधर होता है, 3 स्क्रू होते हैं यहाँ पर, और 3 स्क्रू को हम लोग खोल के ठीक है ना वापस बंद कर सकते हैं, तो उनके अंदर भी कोई वायर हम लोग ये जो है कनेक्ट कर सकते हैं। और ये यहाँ पर वापस एक इन्वर्टेड एल शेप की कॉपर की स्टील की पट्टी होती है, इन्वर्टेड एल शेप की, ऐसा दिखेगा आपको। इसमें भी यहाँ पर एक स्क्रू होता है, यहाँ पर भी एक स्क्रू होता है, इन दोनों स्क्रू के बीच में वो 1 मीटर का वायर लगा रहता है, ये लगा हुआ 1 मीटर का वायर, इन दोनों स्क्रू के बीच में ये 1 मीटर का वायर लगा रहता है, ये 1 मीटर का वायर है जो यूरे का मैंगनीज या कांस्टेंट का बना होता है। तो ये जो है किस तरह का दिखता है, बस ऐसा ही दिखेगा। यहाँ पर नीचे जो स्केल होती है, ये स्केल लेंथ नापने के लिए होती है, और इसके ऊपर 100 सेंटीमीटर तक का एक स्केल बना रहता है। यहाँ पे 0 होता है, जैसे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, जैसे यहाँ बीच में आएगा 50 सेंटीमीटर, यहाँ 90 सेंटीमीटर, या 100 सेंटीमीटर, ये ऐसे एक स्केल होती है ना। अच्छा तो ये जो है ये पूरा का पूरा एक्यूरेट होता है, बस ऐसा ही दिखेगा आपको, ये दिखेगा, ये तो है मीटर स्केल। ये जो है ये होता है वायर ऑफ 100 सेंटीमीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ का ये वायर होता है, इसी की वजह से हम लोग इसको मीटर पिच कहते हैं। ऐसा दिखेगा आपको ये मीटर, है ना। ये स्केल भी लकड़ी की बनी होती है या लोहे वगैरह की स्केल की बनी हो सकती है। ये प्लैंक जो होता है पूरा का पूरा, ये वुडन प्लैंक होता है, ये जो होता है वुडन प्लैंक, प्लैंक मतलब लकड़ी का एक फंडा, ये वुडन प्लैंक होता है। और इस तरह से ये इन्वर्टेड एल शेप की 2 प्लेट्स लगी होती है, और एक प्लेट लगी होती है ऐसी हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे बीच में गैप रहता है, यहाँ बीच में गैप रहता है। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, कनेक्शन कैसे करते हैं, इसका कनेक्शन इसको देख के होगा, बिल्कुल इसको देख के इसका कनेक्शन कर लो। तो कैसे करें कनेक्शन, इस वाली प्लेट को हम लोग बोलते हैं ए, इस प्लेट का नाम याद कर लो ए, कनेक्शन करने में दिक्कत क्योंकि इस प्लेट को बोलते हैं हम लोग ए, और इस वाली प्लेट को बोलते हैं हम लोग सी, है ना। इसका नाम याद कर लो, ये ए है और ये जो है ये सी है, और ये जो बीच वाली प्लेट होती है इस प्लेट को बोलते हैं हम लोग डी, ये प्लेट जो है ये डी है, ये नाम लिख लो इनके ऊपर, ये प्लेट ए है, ये सी है और ये डी है। अब अगर ये सी प्लेट है तो उसका ये पॉइंट भी सी होता है और ये वाला पॉइंट भी सी होता है। अगर ये ए प्लेट है तो इसका ये वाला पॉइंट भी ये होता है, ये वाला पॉइंट भी ये होता है।
ये पूरी प्लेट डी है, तो इसके जो तीनों पॉइंट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो ये तीनों पॉइंट क्या होते हैं, डी होते हैं। अब देखो कनेक्शन करते हैं हम लोग, बैटरी और स्विच ये किस किस के बीच में लगा हुआ है, ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में। यहाँ बैटरी, इसको देखते जाओ, इसका कनेक्शन करते जाओ। कनेक्शन करना भी आना चाहिए, प्रैक्टिकल के काम का है, कि प्रैक्टिकल भी यूज होता है। आपके प्रैक्टिकल भी इसके 3 प्रैक्टिकल कोर्स में है बोर्ड के अंदर। तो ये जो है, ये ए और सी, इसके बीच में लगती है बैटरी और एक लगता है स्विच। तो ये आपकी ए प्लेट है, तो इसका ये पॉइंट ए रहा, और ये पॉइंट, ये पूरी सी है, तो इसका ये वाला पॉइंट सी। तो हम लोग ये जो है, ये लगा दी हम लोगों ने यहाँ पर, ये लगा दिया हम लोगों ने एक बैटरी, और ये लगा दिया हम लोगों ने एक स्विच, ये लगा दिया हम लोगों ने एक स्विच। तो ये कनेक्शन तो पूरा हो गया, ये बैटरी हो गई, ये प्लस ये माइनस, बी की बैटरी, ये की है केवल, ये लगा दी। तो ये केवल की लगा दी और ये बैटरी लगा दी, तो ये कनेक्शन दिखेगा तो पूरा। उसके बाद देखो ए और डी के बीच में क्या कनेक्ट है, आर, और आर मैंने बताया था कि आर नॉन रेजिस्टेंस होता है, और किससे ड्रॉ करते हैं इसको, रेजिस्टेंस बॉक्स से। तो इस ए और डी के बीच में लगेगा आर। अब ये क्या है, ये पूरी प्लेट है, तो ये वाला पॉइंट भी है, ये पूरी डी है, तो ये वाला पॉइंट भी है। तो ये जो गैप है, इस गैप के अंदर लगा दो रेजिस्टेंस बॉक्स, यहाँ लगा दिया आपकी रेजिस्टेंस बॉक्स। इसका नाम रेजिस्टेंस बॉक्स इसीलिए है क्योंकि ये बॉक्स जैसा ही होता है ना, और इसके अंदर बहुत सारी कीज लगी हुई होती है। जो की आप ड्रॉ कर लेते हो वो रेजिस्टेंस सर्किट में अप्लाई हो जाता है। बहुत सारी की होती है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, इस तरह से है। ये जो है कितनी भी हाई रेजिस्टेंस बॉक्स भी आते हैं, तो कितना भी रेजिस्टेंस आप अप्लाई करते हो, तो ये है रेजिस्टेंस बॉक्स। इससे आप जो भी रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे वो बोला जाएगा आर। तो ये आपने कनेक्ट कर दिया आर, ये आपने ए और डी के बीच में कनेक्ट कर दिया आर। उसके बाद देखो सी और डी के बीच में होता है एस अननोन रेजिस्टेंस, ये एस अननोन रेजिस्टेंस होता है। तो आपको कोई वायर दे देंगे, आपके प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट क्या आएगा, आपके प्रैक्टिकल का एम क्या आएगा, कि फाइंड अननोन रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, टेक 5 ऑब्जर्वेशन। इस तरह से लिखा हुआ आएगा, इस तरह से लिखा हुआ आएगा। क्या लिखा हुआ आएगा कि फाइंड या डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर बाय यूजिंग मीटर पिच। मीटर पिच का यूज करके जो वायर आपको दिया हुआ है, जो वायर प्रोवाइड कराया है, उसका रेजिस्टेंस पता करो। तो उस वायर को यहाँ लगा देना इस वाले गैप के अंदर, क्योंकि वो वायर अननोन रेजिस्टेंस यहाँ लगेगा सी और डी के बीच में। तो ये एस है, तो उस वायर को लगा दिया आपने यहाँ पे। ये पूरी सी है, तो ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है। सी और डी के बीच में अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया हम लोगों ने एस। वायर लगेगा, वो जो भी वायर आपको दे वो वायर यहाँ लगा देना। जैसे नाइक्रोम का वायर देते हैं, तो ये जो है, ये लगा दिया हम लोगों ने एक्स, ये अननोन रेजिस्टेंस हो गया। तो ये तो नॉन रेजिस्टेंस है, और ये जो है ये अननोन रेजिस्टेंस है। ये हमें पता करना है, ये तो हम हमारे हाथ से निकालेंगे, ये हमें पता करना है। अब एक लगाना अपने को पी और क्यू। तो डी पॉइंट तो अपने को, अच्छा ये बी और डी के बीच में लगेगा गैलोमीटर, और बी पॉइंट हमें इसके अंदर कहीं दिख नहीं रहा, तो बी पॉइंट मिलेगा हमें इस वायर का। वो वायर पे हमें ढूंढना पड़ेगा, वो वायर पर हमें बी पॉइंट जो है वो ढूंढना पड़ेगा। तो मान लेते हैं बी पॉइंट मिलता है आपको यहाँ पर, कैसे मिलेगा वो अभी हम वर्किंग करके देख लेंगे। अच्छा बी और डी के बीच में क्या कनेक्ट होता है, देखो जरा, बी और डी के बीच में क्या कनेक्ट होता है, एक गैल्वेनोमीटर और एक और स्विच। एक गैल्वेनोमीटर तो ये रहा बी पॉइंट, यहाँ मिला, मान लो यहाँ मिलेगा आपको, और ये रहा डी पॉइंट। तो इसके बीच में लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर, ये इसके ऊपर से वायर दिया, इसके ऊपर से ऊपर उठाते हुए ये कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर, ये लगा दिया गैल्वेनोमीटर, और एक इसके ऊपर लगा दिया हम लोगों ने की। ये इस वाले की को हम लोग बोलते हैं जोकी। ये टेस्टर जैसा आता है, जैसा मेरा ये पेन है ना, जैसा ये मेरा मार्कर है, इसी टाइप का आता है, स्टील का बना हुआ होता है। इसके पीछे से वायर चल रहा होता है, ये पीछे से वायर चल रहा, ठीक है ना, ये एरो से दिखाया मैंने, ऐसे पेन जैसा होता है, पीछे से वायर चल रहा होता है, उस गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके इधर से इसको जोड़ देते हैं। इस वाली ये जो स्लाइडिंग की होती है, इसको हम लोग इस वायर पे कहीं पे भी रख सकते हैं, कहीं पे भी टच कर सकते हैं। और टच करके हम लोगों को उस जगह रखना है, ढूंढना है इस पॉइंट को। वही पॉइंट ये हुआ जहाँ गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आ जाए, चाहे गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आ जाए, वो ढूंढना है मेरे को। तो ये जो है ये है गैल्वेनोमीटर। बी पॉइंट वो है, जहाँ गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आ जाए, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे होगा प्रैक्टिकल। ये जीरो डिफ्लेक्शन आ जाए गैल्वेनोमीटर के अंदर, तो ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग जोकी। ये जो है ये क्या कराएंगे, ये वाली जो स्लाइडिंग की होती है, इसको बोलते हैं हम लोग जोकी। ये कहलाता है जोकी, है ना, इसको जोकी बोलेंगे हम लोग। ये स्लाइडिंग की होती है, ऐसा टेस्टर जैसा होती है, मार्कर जैसा होती है, स्टील का बना हुआ है एक, मतलब ये समझ लो टेस्टर। तो यहाँ से इसको
इसको टच करते हुए जाते हैं हम लोग, और टच करके पूरे वायर पर ये पी पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। पी पॉइंट वहां मिलेगा जहां गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आ जाएगा। अच्छा और देखो ये पी और क्यू, ए और बी के बीच में लगेगा पी, तो ए का है ये पूरा का पूरा ए है, तो ये वाला पॉइंट भी है, ये वाला पॉइंट भी है, और ए और बी पे यहां से लेके यहां तक इसका जो रेजिस्टेंस होगा इसको बोलेंगे हम लोग पी। इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे हम लोग पी। और मान लेते हैं ये एल लेंथ पर आती है, तो एल लेंथ पर आती है तो मान लेते हैं ये एल सेंटीमीटर पे लिखा है आपको ये पी पॉइंट, ये ढूंढना आपको। तो इस एल सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो पी बोला जाएगा। एल सेंटीमीटर कैसे पता चलेगा आप लोगों को, जिसके 10 नीचे स्केल है, और अगर स्केल से हम लोग देख लेंगे कि ये 40 सेंटीमीटर पे आया है, ये जो 40 सेंटीमीटर पे आया है, तो आपकी एल की डिग्री कितनी होगी 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर क्या हो गया, तो आगे कितना बच गया, आगे बच गया 60 सेंटीमीटर। और ये पॉइंट सी है, और सी और बी के बी और सी के बीच में क्या लगता है क्यू, तो ये हो गया क्यू, तो ये यहां से लेके यहां तक का रेडियस ये बोला जाएगा क्यू, ये क्यू बोला जाएगा। तो ये पी हो गया आपका, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आपका आर हो गया, और ये जो है अननोन रेजिस्टेंस एस हो गया है। तो देखो ये बिल्कुल ऐसा कैसा है, गंदे से पी क्यू आर है, ये रहा पी, ये रहा क्यू, ये रहा आर, ये रहा है, तो ये बीच में लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, ये बीच में लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, और इस स्विच K2 का काम कर रही है ज्योति, जिसको हम लोग टच कर करके देखते हैं, है ना, कि यार कहां पर हम लोगों को जीरो डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा हो गया। और यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक की लेंथ होगी 100 माइनस एल सेंटीमीटर, ये लेंथ हो जाएगी 100 माइनस एल सेंटीमीटर, ये हो जाएगी। समझ गए? तो देखो इसको एक बार, ये इस तरह से हम लोग सर्किट क्या कर लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं। ये जो फालतू की चीजें लिखी हुई तो हटा देता हूं मैं, डायग्राम बहुत गोल गोल हो रहा है, ये तो हटा दो। ये मीटर स्केल पे हटा देता हूं। समझ गए? अब देखो क्या करना है, पी जो है वो क्या होगा, पी कैसे करना है, प्रैक्टिकल कैसे करना है। सबसे पहले इस स्विच को ऑन कर दो, इस स्विच को ऑन कर दो, ये स्विच ऑन कर दिया, मेन स्विच ऑन हो गया, है ना। उसके बाद में यहाँ से एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दो, आर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लो, जैसे मान लो आपने लगा दिया है 5 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 10 ओम, कुछ भी आपकी इच्छा से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अप्लाई कर दो। अब ये अननोन रेजिस्टेंस है, ये तो निकालना है अपने को। अब इस गैल्वेनोमीटर को तो ले लो हाथ में, लेफ्ट हैंड में, गैल्वेनोमीटर को पकड़ लो लेफ्ट हैंड में, अगर आप राइट हैंड रो राइट हैंड में पकड़ लो चौकी, और गैल्वेनोमीटर से जुड़ी हुई चौकी, और चौकी को यहाँ से टच करते हुए आगे बढ़ो, ये टच करते हुए आगे बढ़ा, और पूरे वायर पे एक बार देखो कि कहां पर डिफ्लेक्शन जीरो आएगा। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन जीरो है, यहाँ पर रुक जाओ, जहां पर रुक जाओ उसको मार्क कर दो, उस वाले पॉइंट को, क्या जहां डिफ्लेक्शन जीरो आया, दिस इज योर पॉइंट बी, ये आपका पॉइंट बी है ना, ये बी पॉइंट है, और बी के सामने स्केल लगा हुआ है, तो यहाँ से रीडिंग देख लो क्या बी कितनी लेंथ पर आया है, तो ये एल सेंटीमीटर पे मान लेते हैं आपका बी पॉइंट आया, इसको बोलते हैं हम लोग जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ। तो जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ आई आपकी एल सेंटीमीटर पर, लेट जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ फॉर गैल्वेनोमीटर इज एट एल सेंटीमीटर, एल सेंटीमीटर पर आपको जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ मिली। तो ये अगर एल सेंटीमीटर हो गया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एल सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक एल सेंटीमीटर है, और इस एल सेंटीमीटर के रेजिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा पी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा 100 माइनस एल सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 100 माइनस एल सेंटीमीटर, ये नीचे जितनी रन से हटा देता हूँ मैं, ये ऊपर दिया है 100 माइनस एल। तो इस एल सेंटीमीटर में मान लेते हैं आपको जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ मिली, तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इस एल सेंटीमीटर का डिस्टेंस कितना हो गया पी, एल सेंटीमीटर का डिस्टेंस पी हो गया, और ये 100 माइनस एल सेंटीमीटर का डिस्टेंस ये क्यू हो जाएगा, क्योंकि ये बी पॉइंट मिलेगा, तो बी और सी के बीच में 100 माइनस एल बचेगा, क्योंकि पूरा वायर जो है वो 100 सेंटीमीटर का है। अरे तो आपको ये पता चल गया, ये आपका पहला ऑब्जर्वेशन हो गया। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन कैसे लेंगे, जनरली 5 ऑब्जर्वेशन के लिए बोलते हैं कि 5 ऑब्जर्वेशन लो। दूसरा ऑब्जर्वेशन कैसे लेंगे, यहाँ से इस आर को बदल देंगे,
जैसे मान लो आपने पहले 5 ओम लगाया था, तो अब आप लगा दो 7 ओम, अब आपने लगा दिया 7 ओम। अब आप 7 ओम लगा दोगे तो फिर कोई दूसरी जगह आपको बी पॉइंट मिलेगा जहाँ जीरो रिफ्लेक्शन, फिर कोई और लगा दो, फिर एक रीडिंग ले लो, फिर कोई और लगा दो, फिर एक रीडिंग ले लो, और अब क्या करो सबका मीन ले लेते हैं। तो मैं एक रीडिंग की कैलकुलेशन बता रहा हूँ। जैसे मान लो आपको n सेंटीमीटर में बी पॉइंट मिला, अब आप क्या करो, अब आप फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि ब्रिज बैलेंस है। ब्रिज बैलेंस क्यों है? ब्रिज बैलेंस इसलिए है क्योंकि गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रही है। ब्रिज बैलेंस इसलिए है क्योंकि गैल्वेनोमीटर में जीरो रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो किसी बी पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में करंट नहीं रह रही है। कल मैंने समझाया था वीडियो ब्रिज में कि अगर बी पॉइंट और डी पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो तो इनके बीच में करंट नहीं बहेगी और गैल्वेनोमीटर में जीरो रिफ्लेक्शन होगा। तो व्हेन गैल्वेनोमीटर जीरो, अगर गैल्वेनोमीटर जीरो रीड करता है, नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन के साथ कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है, जीरो रीड करता है, देन ब्रिज इज बैलेंस। तो ब्रिज क्या होगा? बैलेंस होगा। और अगर ब्रिज बैलेंस है तो हम लोग यूज कर सकते हैं P by Q इक्वल्स टू R by S। तो S कितना निकल जाएगा? S निकल जाएगा Q by P मल्टीप्लाइड बाय R। अब R तो आपने अपने हाथ से निकाला, ये P और Q क्या है ये हमें नहीं पता, तो P क्या है? P है रेजिस्टेंस ऑफ L सेंटीमीटर। L सेंटीमीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है, आपने जो यूनिट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट का वायर दिया हुआ है, उसका जो L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है वो तो है P, और Q क्या है? Q है रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस L सेंटीमीटर। 100 माइनस L सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? वो Q है। L सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो तो P है, और 100 माइनस L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है वो क्या है? वो Q है। अब मान लेते हैं कि यूनिट L का रेजिस्टेंस, यूनिट सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है, सपोज करो K, सपोज करो यूनिट सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है K, मान लो X, मान लो कुछ भी मान लो, तो देखो P कितना हो जाएगा? दैट रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ इज लेट X मान लिया, तो यूनिट 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस X है, तो L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? Px। X L सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा? Lx। 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो हमने मान लिया, वायर का पता नहीं हमें कितना है, हमने X मान लिया। इलेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर लेंथ इज X, तो L सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? L सेंटीमीटर का हो जाएगा Lx, और L सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो तो P है, तो P कितना हो जाएगा? P हो जाएगा Lx, और 100 माइनस L सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो Q है, तो Q कितना हो जाएगा? Q हो जाएगा 100 माइनस L मल्टीप्लाइड बाय X। तो ये आपको P और Q इनडायरेक्ट मेथड से पता चल गया। मैं कल से बोल रहा हूँ कि P और Q डायरेक्टली नहीं पता होता है, हमें R तो डायरेक्टली पता होता है, P और Q डायरेक्टली पता नहीं होते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से निकालते हैं। तो अगर हम लोग P और Q यहाँ पे बढ़ दें तो देखो S कितना आ जाएगा? S आ जाएगा, Q की वैल्यू कितनी है? 100 माइनस L into X, तो ये बराबर है 100 माइनस L मल्टीप्लाइड बाय X। Q कितना है? P है Lx, Q को 100 माइनस L into X, P है Lx, और मल्टीप्लाइड बाय R। ये x x कैंसिल हो गया, और ये आपको s पता चल जाएगा। s कितना आ जाएगा? s आ जाएगा, यहां लिख दे रहा हूं, s का फार्मूला आ गया x इक्वल टू 100 माइनस l अपॉन l मल्टीप्लाइड बाय r। इस फार्मूले से अननोन वेक्टर की कैलकुलेशन हो जाएगी, इस फार्मूले से अननोन वेक्टर की कैलकुलेशन हो जाएगी, s इक्वल टू 100 माइनस l अपॉन l मल्टीप्लाइड बाय r। तो इसका मतलब आपको केवल क्या करना है? आपको केवल l निकालना है, और L कैसे निकलेगा? इस जोकी और गैल्वेनोमीटर की मदद से, इस जोकी और गैल्वेनोमीटर की मदद से निकलेगा। आपको वो पॉइंट ढूंढना है जहां पर गैल्वेनोमीटर, अब वो पॉइंट कहां आता है? 40 सेंटीमीटर पे आता है, 45 सेंटीमीटर पे आता है, 48 सेंटीमीटर पे आता है, 60 सेंटीमीटर पे आता है। इधर से नापना है L जो है वो इधर से नापना है लेफ्ट हैंड साइड से, जहां से स्केल चालू हो रहा है। तो ये आ गया S इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इनटू R। R आपने अपने हाथ से निकाला, ये जैसे L आया आपका 40 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ तो बढ़ देना 40, यहाँ ऊपर 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60, और R आपने लगा रखा है उसको मान लो 5 ओम, तो यहाँ बढ़ देना 5 ओम, ये अननोन रेजिस्टेंस आ जाएगा। फिर R की वैल्यू चेंज करके एक और दूसरा ऑब्जर्वेशन ले लेंगे, यहाँ पे 7 ओम लगा दो, फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन ले लो, इसी से कैलकुलेशन कर दो, तो एक अननोन रेजिस्टेंस हो रहा जाएगा। फिर तीसरा ऑब्जर्वेशन ले लो, चौथा ऑब्जर्वेशन ले लो, और ऐसे करके मान लो 5 ऑब्जर्वेशन लेते हो, तो लास्ट में फाइनली कहीं कोई गलती ना रह गई हो
तो फाइनली अपन सभी एस का जो अपन ने 5 एस निकाले हैं उनका मीन लेके इसका फाइनल जो मीन रेजिस्टेंस है वो तय कर देते हैं, वो हमारा अननोन रेजिस्टेंस होता है। ये है, तो देखो इसको एक बार और कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या क्लियर है क्या। व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड था ये एपरेटस और प्रैक्टिकल में काम का बहुत जबरदस्त। क्यों? क्योंकि 3 प्रैक्टिकल इसके हमारे कोर्स में। तो ये एक सेक्शन और खत्म हो गया आपका। इस सेक्शन के अंदर किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज और ये मीटर ब्रिज पढ़ाए जाते हैं। अब एक नई चीज आएगी, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर करने में मुझे 2 से 3 दिन लगेंगे। कल स्टार्ट करेंगे, आज नहीं करेंगे क्योंकि फ्रेश टॉपिक है। तो आज कल थोड़े से न्यूमेरिकल भी करने हैं इसके, जो अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो कैसे सॉल्व करेंगे, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो कल प्रोबेबली मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, न्यूमेरिकल में चला जाएगा कल की क्लास। और फिर चालू करेंगे अपन इसका पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर भी प्रैक्टिकल एपरेटस है, आपके सिलेबस में है और प्रैक्टिकल भी कोर्स में 3 प्रैक्टिकल कोर्स में, उसमें मीटर ब्रिज के 3 और पोटेंशियोमीटर के 3। और उसके बाद में एक छोटा सा सेक्शन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो मतलब नेक्स्ट वीक के मिड तक ये चैप्टर हो जाएगा। ये तो अविनाश, मैं तुम्हें अभी वीडियो शेयर करूंगा, तो एक बार फटाफट फास्ट उसका रिव्यू ले लेना, सभी वीडियोस को देख लेना। अगर किसी टॉपिक में ढंग से नहीं समझ में आया तो उसको तो रुक के देख लेना। अदरवाइज कोई चीज अगर समझ में आई हो तो फटाफट, आप बोल रहे हो कि पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा होता तो मैं ये बोलता कि आप सारे ही मतलब टॉपिक देखो। और एक क्लास अपनी रहेगी, एक और क्लास आपको लेनी होती है ना। एक और ग्रुप की मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा, एक और ग्रुप की रिक्वेस्ट भेजना है, एक और ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। और उसके अंदर शाम को एक क्लास चल रही है जिसके अंदर अपन मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ा हुआ है अविनाश तुम्हारा? जी सर, पढ़ा हुआ है। हाँ, तो उसका भी मैं भेजूंगा, उसको भी फटाफट फास्ट देख लेना। तो एक शाम को भी आपको बैच ज्वाइन करना है शाम इसी में को। सर? इसमें नहीं, 7:20 से चलता है, वो एक नीट का बैच है, वहाँ पे सभी बच्चे ज्वाइन करते हैं। तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट चल रहा है, तो वो भी ज्वाइन करना है। आज वो 7 बजे रहेगा, फिर 1-2 दिन में अपन उसका टाइम चेंज कर देंगे। तो मैं भी आपके ग्रुप पे उसका लिंक भेज दूंगा, आप मुझे रिक्वेस्ट भेज दीजिए, मैं ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है सर। तो चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। कल मिलते हैं अपन। कल चालू करेंगे हम लोग इसका, या तो पोटेंशियोमीटर चालू करेंगे या न्यूमेरिकल कर लेंगे, जैसा भी ठीक लगेगा। ओके। चलो बाय बच्चों, बाय बाय। बाय श्रेया।